वो अब पत्थर बन गए हैं, क्योंकि जिन संविदा कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना मरीजों का इलाज किया, अब कोरोना के केस कम होने के बाद अस्पतालों को उनकी जरूरत नहीं है। इनमें कई संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनसे पक्की नौकरी का वादा किया गया था और कई से नौकरी दिलाने के नाम पर हजारों की घूस ली गई थी। आज जब उनका गुस्सा फूटा तो पूरा केजीएमयू हिल गया। किसी को सैलरी मिली है, किसी को नहीं मांगे। कुछ नहीं मिली है, भूखे प्यासे बिना मास्क बिना गिलास से उनकी ड्यूटी करवाया गया है। तो एक महीने में ही अगर लिमिट लिए होते तो क्या होता हमारा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग ने यहाँ नौकरी करी है, गरीब आदमी थे, इसी लालच में कि चलो हम लोग सरकारी अस्पताल लगे रहेंगे तो बच्चों का पेट भरता रहेगा। पहले फूल बरसाए, अब पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हम सबको कोविड महामारी के तहत यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई। उसके बाद ये भी कहा गया कि 6 महीने और 1 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद कल एक हस्त लिखित सूचना में हमें ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 31 तारीख को आपका कार्यकाल समाप्त किया जाएगा। जो कभी वॉरियर थे, फ्रंट लाइन वर्कर थे, आज वो गैर जरूरी हो गए हैं। कोरोना में यहाँ ड्यूटी कराई गई, हम बच्चे को छोटे छोटे ससुराल में छोड़ दिया। हम अकेले अपने दम पर मर रहे हैं। जो हमसे कुछ हो जाता तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? ये लखनऊ के विश्वविख्यात किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं। ये वही मेडिकल कॉलेज है जिस पर पिछले साल 3 मई को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की थी। काफी देर तक भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। ये फूल उन हेल्थ वर्कर्स के लिए थे जिन्हें कोरोना काल का सबसे बड़ा योद्धा बताया गया। लेकिन आज उसी केजीएमयू के बाहर से ये विरोध की तस्वीर सामने आई है। ये विरोध अस्पतालों के कोविड वार्ड में काम करने वाले उन प्राइवेट कर्मियों के हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दिन रात मरीजों की सेवा में लगा दी। और जब कोरोना के केस कम होने लगे तो अस्पताल ने इन्हें दूध में मक्खी की तरह ये कहकर निकाल दिया कि अब इनकी जरूरत नहीं है। हम सबको कोविड महामारी के तहत यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई। उसके बाद ये भी कहा गया कि 6 महीने और 1 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। हम सबने यहाँ पे कोविड में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया, जबकि हमारे साथ काम करने वाला यहाँ का नर्सिंग स्टाफ हम लोगों की हेल्प के लिए कभी आगे नहीं आया। हम सबने बिना ग्लव्स और मास्क के भी यहाँ पर काम किया है। हमें N95 मास्क नहीं प्रोवाइड किए गए। उसके बाद कल एक हस्त लिखित सूचना में हमें ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 31 तारीख को आपका कार्यकाल समाप्त किया जाएगा, जबकि जब हमें ज्वाइनिंग दी गई थी तो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हमें ज्वाइनिंग दी गई थी। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है? कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब अस्पताल स्टाफ की कमी से थर्रा रहे थे, तब यही लोग आगे आए थे। इन्हें कुछ प्राइवेट एजेंसियों ने केजीएमयू में परमानेंट नौकरी का आश्वासन भी दिया था। बदले में इनसे 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक वसूले गए थे। पर बात बेरोजगारी के दौर में नौकरी की थी, लिहाजा इन लोगों ने सूद पर पैसे लेकर उन एजेंसियों को दिए थे। हम 25,000 दिया सर, कर्जा लेके ब्याज 10 रुपया सैकड़ा ब्याज लिया है। क्या बोला गया है? यहाँ हमका ड्यूटी से कहा गया तुम हटाओगी नहीं तो परमानेंट हो जाओगे, मुझको पैसा दो। हम पैसा 20,000 दिया ब्याज कराने के लिए। हाँ, पर पैसा मांगा गया। हम कर्जा पे 10 रुपया सैकड़ा दिया है। 20,000 रुपया हम पे मांगा गया है। क्या बोला गया है? हम लोग सब लोग हट जाओ यहाँ से। हम कहाँ जाए, ना घर नगर के है ना हार में खेती है, मड़ैया डायरी में तारी खाना में रह रहे थे। आप 25 तारीख से महीना भर हो गया है। 25 तारीख से हम कर रहे हैं ड्यूटी है यहाँ पे। तनख्वाह का कुछ नहीं मिली है। सोचिए, 20,000 रुपए दिए, 1 महीने मुफ्त में काम किया और जब बात सैलरी मांगने की आई तो बर्खास्तगी का हुक्म सुना दिया। सोचिए क्या बीत रही होगी इन लोगों पर जिन्होंने महामारी के दौर में अपनी और अपनों की जान की परवाह तक नहीं की। 12-12 घंटे बिना पीपी किट पहने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज करते रहे।
जहां हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग 90 दिन काम करके यहाँ पे आपको लोग परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कल ही आपको सूचना मिल गई कि यहाँ से आप सब लोग को निकाला जाएगा। जिसको जहाँ पे नौकरी मिले वहाँ पे नौकरी कर लीजिए। 1.5 महीने से 1 रुपये सैलरी नहीं मिली किसी को सैलरी मिली है कि नहीं मिली? हमारी मांगे डीसी सर, हमारी मांगे। जितने भी स्टाफ को रखा गया था सबसे परमानेंट नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन अब सब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता तो इनके परिवार की गारंटी कौन लेता। उत्तर प्रदेश की सरकार को इन फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात मान लेनी चाहिए। ये सिर्फ खाली वर्कर्स नहीं है, ये वॉरियर हैं। इन्होंने सेवा की है, मुश्किल वक्त में अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा की है। अगर इस तरह से आप इनको नौकरी से निकाल देंगे तो यूज एंड थ्रो कहलाता है। ये मैसेज क्या समाज में देना चाहते हैं? कोरोना काल में केजीएमयू में आउटसोर्सिंग से कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए स्टाफ को अब जब हटाने का वक्त आया तो हंगामा शुरू हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर यहां नौकरी की और अब जबकि उनकी ज़रूरत यहां कम लग रही है तो उनको हटने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नौकरी लिमिटेड वक्त के लिए थी। इन लोगों से जिसने भी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर केजीएमयू का साफ कहना है कि जितने भी कर्मचारी उस समय रखे गए उनके साथ पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट था कि उनकी सेवाएं 31 मई तक रहेंगी और आगे जरूरत होने पर ही उनकी सेवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये सभी लोग सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इनकी काम से इस तरह छुट्टी न की जाए। विरोध की एक तस्वीर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी सामने आई, जहां कोरोना वैक्सीनेशन और कोविड वॉर रूम में तैनात नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इन एनएचएम कर्मियों की मांग है कि सरकार बाकी कर्मचारियों की तरह इन्हें भी 60 साल की उम्र तक जॉब की सिक्योरिटी दे। इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से कर्मचारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो जो है कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले। अगर कर्मचारियों की मांगों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो पौड़ी जनपद के जितने भी कर्मचारी हैं, एनएचएम में जो जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, वो सारे कर्मचारी जो है 1 तारीख से होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। एनएचएम कर्मचारियों ने 1 जून से सभी कामकाज छोड़कर होम आइसोलेशन में जाने का ऐलान किया है। इससे उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वर्तमान में जो कोविड का अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें पूरी तन्मयता से वो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं होंगी उसको उचित जो भी स्तर होगा उचित स्तर पे उसको पहुंचाया जाएगा। जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार उनको अवगत भी कराया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड के पौड़ी की ये तस्वीर हो या फिर लखनऊ के केजीएमयू के बाहर संविदा वर्कर का ये प्रदर्शन, इन सब को अपनी मांग वाजिब लगती है। ये सब कोरोना की महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना एक योद्धा की तरह मरीजों की सेवा में लगे रहे हैं। ऐसे में इन्हें अपने परिवार के भविष्य की चिंता सता रही है, लेकिन इन्हें तसल्ली मिले ऐसा बयान कहीं से नजर नहीं आ रहा और इसी खामोशी ने इनकी बेचैनी और बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और पौड़ी से आलोक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी की। यूपी सरकार ने 1 जून से सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है ताकि हर जिले में लोगों को वैक्सीन लग सके। लेकिन वैक्सीन की कमी इस बड़ी तैयारी में खलल डाल रही है। लेकिन जहां वैक्सीन है वहां लापरवाही खेल बिगाड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। बिना हथियार महामारी पर वार। अठारह प्लस के लिए वैक्सीन बन गई सबसे बड़ी जंग। कोरोना की महामारी से लड़ने का एकमात्र हथियार है
वैक्सीन। जब 16 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, तभी से ये माना जा रहा था कि जनसंख्या के लिहाज से वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, फिर 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की बारी आई और उसके बाद 45 प्लस वालों का नंबर आया। लेकिन यहां तक ठीक था। जैसे ही 1 मई से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ, सारी व्यवस्थाएं फेल हो गईं। कई राज्यों ने तो वैक्सीन की कमी के चलते हाथ खड़े कर दिए, लेकिन यूपी सरकार ने वैक्सीन की कमी के बावजूद 1 मई को तय समय पर प्रदेश के 7 शहरों में वैक्सीन लगवाने का काम शुरू कराया। पहले हफ्ते में यानी कि 1 मई से लेकर 7 मई के बीच यूपी में 1,45,987 लोगों को टीका लगाया गया। दूसरे हफ्ते में यानी कि 8 मई से 14 मई के बीच 3,03,758 लोगों को टीका लगाया गया। उसके बाद 17 मई से प्रदेश के 23 जिलों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ, जिसमें 6,23,051 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और अब 22 मई से लेकर अब तक 4,14,884 लोगों का टीकाकरण किया गया। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल 23 शहरों में 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है और यहाँ इस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पर 1 जून से सरकार की तैयारी प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की है। ऐसे में आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में केवल 2 श्रेणियों के लिए वैक्सीनेशन होता था, तब काफ़ी मात्रा में इन लोगों को वैक्सीन लगाई जाती थी। 5 अप्रैल को तो पूरे प्रदेश में एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उसके बाद से कभी भी इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, जबकि श्रेणियां बढ़ती चली गई। अप्रैल के दूसरे हफ्ते की अगर बात करें तो यूपी में एक साथ एक हफ्ते में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन जब 1 मई से 18 प्लस की भी श्रेणी जुड़ गई, यानी 3 श्रेणियाँ हो गई, तो अधिकतम 12 लाख या 10 लाख के आसपास ही वैक्सीन एक हफ्ते में मई में लगाई गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बड़ी संख्या में वैक्सीन की जरूरत होगी, जबकि सरकार ने जो ग्लोबल टेंडर जारी किया उसकी तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। और अब विपक्ष सवाल उठा रहा कि जब पूरे देश में वैक्सीन की कमी है, तो यूपी के 75 जिलों में ये वैक्सीनेशन कैसे शुरू हो पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अजीबोगरीब फरमान रोज जारी हो रहा है। पहले वैक्सीनेशन 11 जिलों के लिए 18 से 45 वर्ष का किया, अब 23 जिलों का किया। बाकी जनपदों के लिए अभी कोई निर्देश और आदेश मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं जारी किया गया है। 23 करोड़ की जनता में अब तक 1,46 लाख ही वैक्सीनेशन हो पाया है, जो 4% से भी कम है। हालांकि सरकार की माने तो वैक्सीनेशन को लेकर उसके पास पूरा प्लान है। ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी समझ में आ रहा है कि कई विदेशी कंपनियां जो सप्लाई करना चाहते हैं वो केंद्र सरकार से डीलिंग करना चाहते हैं अपना सीधा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार हमको मदद करे, क्योंकि हमको तो अपने संसाधन से खरीदना भी है। तो केंद्र सरकार अगर खरीद के हमको देती है, हम पैसा केंद्र सरकार को दे सकते हैं, या जो हमारे दोनों कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रहे हैं वो हमको देगी तो हम उनको पैसा दे ही रहे हैं। सब मिला के, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से या इंटरैक्शन हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ में जितना भी हम लोग को समझ में आया है कि जून के कोई समय में, जून के एंड में हो सकता है कि काफ़ी संख्या में हमको वैक्सीन कहीं ना कहीं से मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रदेश में 5 अप्रैल को रिकॉर्ड एक साथ 5,01,599 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद कभी भी एक साथ इतनी वैक्सीन नहीं लगाई गई, सिर्फ कैटेगरी बढ़ती गई। लेकिन एक सच ये भी है कि बीते 2 दिनों में देश में अगर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहीं पर हुआ तो वो उत्तर प्रदेश ही है। 25 मई को यूपी में रिकॉर्ड 2,66,141 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, तो वहीं 24 मई को भी यूपी में सबसे ज्यादा 2,79,184 लोगों को वैक्सीन दी गई, जबकि महाराष्ट्र में 2,47,000 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। मतलब
वैक्सीन का संकट पूरे देश में है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन सरकार की इस कोशिश में जिम्मेदारों की लापरवाही रोड़ा अटकाने का काम भी कर रही, क्योंकि जब सबको पता है कि महामारी के दौर में एक वैक्सीन की कीमत क्या है, तब सिद्धार्थनगर से यह हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की तो दूसरी डोज कोवैक्सीन की दी गई, ऐसा दावा किया गया। 2 अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने से पूरे गांव के लोग भयभीत हैं। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। हाँ, दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने? नहीं, दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। विभागीय लापरवाही के सामने आने के बाद सिद्धार्थनगर के सीएमओ ने कबूल किया कि हां, हमने 20 से ज्यादा लोगों को कॉकटेल वैक्सीन लगा दी। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम उन सभी लोगों पर नजर बना रही और जिन लोगों ने ये लापरवाही की, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही। ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे। जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं, और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। लेकिन सिद्धार्थनगर में हुई ये लापरवाही बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि एक तरफ प्रदेश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा और दूसरी तरफ वैक्सीन की ये बर्बादी और लोगों की जान से खिलवाड़ कई सवाल पैदा करता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बर्बादियों के साथ ही हम इस महामारी से लड़ेंगे? लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, जिसके लिए सभी वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों की इस चेतावनी के बाद सीएम योगी ने सभी राज्यों में बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और वो खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर बच्चों के हालात का जायजा ले रहे हैं। वहीं बच्चे सीएम योगी का ये प्यार और दुलार पाकर खुद खुश नजर आ रहे हैं और आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश की नजर अपनी तरफ खींची। महाराज का प्यार, स्नेह और दुलार। जब मासूम ने फूल देकर किया मुख्यमंत्री का स्वागत। अच्छा, ये मेरे लिए आई है। ये क्या है? ये तस्वीर कुशीनगर के सुसवलिया गांव की है, जहां सीएम योगी गांव में कोरोना पीड़ितों का हालचाल लेने पहुंचे थे। जब वो गांव से निकल रहे थे, तभी एक छोटी नन्ही सी बच्ची हाथ में फूल लेकर मुख्यमंत्री का स्वागत करने सामने आ गई। अपने सामने इस मासूम को देख सीएम योगी का प्यार उमड़ आया। सीएम ने बड़े ही प्यार और दुलार से बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया और फिर बच्ची से उसका नाम और पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है? कौन क्लास में पढ़ती है? तो क्लास स्कूल तो जा ही नहीं रही, स्कूल तो बंद है। इसके बाद बच्ची ने एक फूल मुख्यमंत्री को थमा दिया। सीएम ने जब पूछा कि ये क्या है, तो धान्या ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, ये गुलदस्ता है। अच्छा, ये मेरे लिए आई है। ये क्या है? फूल देने के बाद धान्या ने राधा कृष्ण की मूर्ति भी सीएम को भेंट की, जिसे सीएम ने धान्या को ही दे दिया। बच्ची अपने साथ एक चिट्ठी भी लाई थी। जब सीएम ने पूछा कि इस चिट्ठी में क्या है, तो बच्ची कहने लगी कि ये बहुत जरूरी है। जवाब में सीएम ने कह दिया, इस पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। दरअसल इस बच्ची के परिवार की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसे सीएम ने तुरंत मुक्त कराने के आदेश दे दिए। घर से बाहर मत निकलना है। एक कागज भी है। ये क्या है?
ये क्या है? कागज दे दीजिए बेटा। क्या है बेटा? अच्छा, मैं जरूर देखेंगे। सीएम का ये बच्चों के प्रति प्यार मंगलवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिला था, जहां सीएम योगी ने बच्चों के पास जाकर उनका हाल चाल जाना था और मौजूद डॉक्टर्स को बच्चों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया था। इससे पहले भी कभी आता था, मैंने भी कब साल भर भी उसका उपचार कराया, और फिर परसों आया, एक ही बार आया, कई बार आया। यहाँ पे डॉक्टर देख रहे हैं, दवा भी दरअसल जब से वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरा बताया, तब से ही सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मौजूदा हालात का जायजा ले रहे हैं। कुशीनगर में भी सीएम योगी को बच्चों की चिंता थी, जहां सीएम योगी ने बरसात के मौसम में दिमागी बुखार से बच्चों को कैसे बचाया जाए, इसके सख्त निर्देश दिए। जिन घरों में कोरोना का कोई पॉजिटिव या सर्दी जुकाम खांसी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन की भी कार्रवाई हो जाए, इसको भी आपको यहाँ पे करवाना चाहिए। गांव में नियमित स्वच्छता का कार्यक्रम चलना चाहिए। अब बरसात आने वाली है, बरसात में वो दिमागी बुखार के मरीज आएंगे, बच्चे आएंगे, उसकी भी दवा हम भेज रहे हैं। इन्हीं समितियों के द्वारा जिस बच्चे को बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, पहली दवा दे देना। मतलब साफ और सीधा है। दूसरी लहर की शुरुआत में जो सुविधाओं का अभाव हुआ, वो तीसरी लहर में ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।